हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस झारखंड एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, एनुअल एग्ज़ाम। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो सारा ऑब्जेक्टिव इसमें कवर किया गया है जो प्रीवियस ईयर पेपर में है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं एक बार, और उसके बाद जो भी आपका वीडियो आएगा सभी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसलिए आप वीडियो को और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अपने वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलते हैं यहाँ से पहला प्रश्न जो है उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे 40 प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। पहला प्रश्न जो है आपके सामने यहाँ पर आ गया है। जैसे फ्रांस की प्रथम विद्रोह कब हुआ था? और जुलाई 1830, जुलाई 1815, जून 1821 या जुलाई 1832, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा जुलाई 1830 जो है आपका एक नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रथम जो है फ्रांसीसी विद्रोह जो है जुलाई 1830 में हुआ था। वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया गया है, ठीक है। आगे यहाँ पे बताया कि निम्न में से किसका विश्वास का था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र की मनुष्य की प्राकृति इकाई थी, ठीक है। किसका विश्वास था ये चीज़ें कि जो ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र की मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी? तो नेपोलियन, निकोलस, जोसेफ मेस्नी या मेटरनिक, ठीक है। तो इसका जो है आपका 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। जोसेफ मेस्नी का जो है ना विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र के मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, ठीक है। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर वही सेम चीज़ें इंग्लिश में बता दिया गया है। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी घटना पूरे यूरोप की शिक्षा अभिजात वर्ग की राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया है, ठीक है। कौन सी घटना जो है यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग की राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया है? नेपोलियन का आक्रमण, यूनान का स्वतंत्र संग्राम या फ्रांसीसी क्रांति या इटली और जर्मनी का एकीकरण? तो इसका जो है आपका सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। जो यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो पूरे यूरोप को शिक्षित अभिमाजन वर्ग का राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सेम चीज़ें वहीं पे इंग्लिश में। अगला यहाँ पे है चौथा नंबर प्रश्न 1848 में, ठीक है, 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? पहला गरीबी के कारण, दूसरा बेरोजगारी के कारण, तीसरा भूखमरी के कारण और चौथा जो है इनमें से कोई नहीं। 1848 में जो यूरोप देश के किसान मजदूर थे, ठीक है, वो किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? तो पहला गरीबी था, दूसरा बेरोजगारी था, तीसरा भूखमरी भी था। यानी कि इसमें से जो है ना आपका तीनों नंबर सही हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर आपका यहाँ पर लिख देना है कि इनमें से सभी, ठीक है। इसी प्रकार से आपको प्रश्न जो है एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। अब हम लोग 5वें नंबर प्रश्न पे देखते हैं। तो निम्न में से अपने किसी उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया? ठीक है, मेटरनिक, बिस्मार्क, जोसेफ मेस्नी या काबूर, ठीक है। तो इसमें से जो है बताना है कि यंग इटली नामक एक जो गुप्त संगठन था वो कौन बनाया था? मेटरनिक बनाया था, बिस्मार्क बनाया था या जोसेफ मेस्नी या काबूर, ठीक है। तो इसका जो है आपका सही आंसर जो होगा 5 नंबर का होगा वो जोसेफ मेस्नी होगा, ठीक है। यानी कि 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न जो है बताया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध की रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? ठीक है, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कब से कब तक हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि उसमें जब ज़्यादा रक्षा व्यय में, ठीक है, यानी कि वहाँ पे सेनाओं के लिए ज़्यादा यहाँ पे पैसा खर्च हुआ, ठीक है, तो उसकी भरपाई के लिए क्या काम करना पड़ा? ठीक है, तो युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए, ठीक है, करों में वृद्धि कर दी गई या सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया या इनमें से सभी? तो युद्ध के नाम पर लोग जो है ना वो कर्ज ले रहे थे। दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे करों की वृद्धि की गई है, ठीक है, और सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया है। तीनों चीज़ यहाँ पर जो है ना सीमा शुल्क यानी कि जो भी पैसा जो था वो चीज़ को बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो इसमें जो है 4 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेम वही इंग्लिश में था। यहाँ पर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, पूरा क्लियर नहीं है। सभी धर्म के भारतीय एकता की सूत्र को बांधकर एक विश्वास का किनारा था, ठीक है। कौन बांध करके रखते थे? ठीक है, महात्मा गांधी पहला ऑप्शन है, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा जो है इंदिरा गांधी, ठीक है।
तो यहाँ पर धर्म और सभी जातियों को एक सूत्र में बांध कर रखने का काम जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा था। ठीक है, वही ना बोलते थे कोई किसी से लड़ाई नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये महात्मा गांधी का जो कथन है वो सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे है जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए गए हुए थे। ठीक है, तो कौन सा उस समय मेला लगा था? कुंभ मेला लगा था, बैसाखी मेला लगा था, पुष्कर मेला लगा था, या फिर माघ मेला लगा था। तो यहाँ पे जो है ना आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है क्लियर आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पर जो है बताया गया है बैसाखी का मेला। ठीक है, बैसाखी का मेला जो है ना, बैसाखी के मेला के बारे में बताया गया है। 1 नंबर में वही चीज़ लिखा हुआ है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है ना बैसाखी फेयर, यानी कि बैसाखी मेला। पुष्कर फेयर मतलब पुष्कर मेला, कुंभ मेला या फिर माघ मेला। तो इसका जो है 1 नंबर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को खेल खत्म करने का सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाई गई? कर को खत्म करने के बारे में था। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय जो इरविन था, ठीक है, उसको लिखे खत में, यानी कि एक पेपर ये पत्र लिखे थे महात्मा गांधी वायसराय इरविन को कि जो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण मांग था किस वस्तु के बारे में लगाया गया था जिसको ख़त्म करने के लिए बोल रहे थे। तो पहला हो गया नमक, दूसरा जल, तीसरा यहाँ पर वस्त्र हो जाएगा और चौथा जो है संपत्ति हो जाएगा। तो इसका जो है ना नमक पर जो है यहाँ पर उन लोग क्या कर दिए थे, टैक्स लगा दिए थे, कर लगा दिए थे। तो उसको हटाने के लिए जो है ना महात्मा गांधी जो है इरविन के पास, वायसराय इरविन के पास पत्र लिखते हैं उसको हटाने के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 10 नंबर में। तो 10 नंबर में क्या बताया गया है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज जो है वो कौन लिखा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है वो तो संविधान के बारे में, संविधान लिखने के लिए अध्यक्षता किए थे। जाकिर हुसैन, ठीक है, ये तो कुछ अलग ही इंसान है जो भारत के कुछ प्रथम या द्वितीय नंबर पे आएंगे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो आप लोग जानते ही हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। यहाँ पर जो है आपका तीसरा नंबर। ठीक है, महात्मा गांधी आपका सही आंसर हो जाएगा। हिंद स्वराज जो है नामक पुस्तक जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगले 10 नंबर के बाद 11 नंबर हम लोग प्रश्न पे आते हैं। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है, विलियम फ्रेडरिक लुइस को, हेनरी हिमलर को, या ओटोमन बिस्मार्क को, या फिर एडोल्फ हिटलर को। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण का जो श्रेय था वो किसको दिया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर ओटोमन साम्राज्य को, यहाँ पर ओटोमन बिस्मार्क को यहाँ पर दिया गया था उसका श्रेय। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण का। और यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो चोरा चोरी जो कांड हुआ था वो आपका 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922। यहाँ पे 1922 लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ये पुराना पेपर था इसलिए ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ये 1919 में आप लोग को पता है कि यहाँ पर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। 1920 में क्या हुआ था आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पर पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र की मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब हवा चलता है तो जो ढालू क्षेत्र में जो मिट्टी होता है उसको अगर बहा करके ले जाता है उड़ा करके, तो उसको क्या बोलते हैं? पवन अपर्दन, चादर अपर्दन, मृदा अपर्दन या परत अपर्दन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर आप लोग को बता देना है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जब हवा जो है ले करके जा रहा है तो क्या हो जाएगा? पवन अपर्दन हो जाएगा। ठीक है, मिट्टी को उठा करके ले जाए तो पवन अपर्दन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे वाला प्रश्न में। तो यहाँ पर बताया गया है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उसके नाम है। ठीक है, जो हमारा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को अगर हम लोग 2 भागों में बांटते हैं तो उसका नाम बताना है। पहला जो है नवीकरणीय और अनवीकरणीय, दूसरा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, तीसरा जैव और अजैव, और चौथा जो है विकसित और संचित। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा आप लोग को फटाक से जल्दी से कमेंट करके बता देना है। तो इसका जो है आपका यहाँ पर 3 नंबर सही हो जाएगा, जैव और अजैव। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर यहाँ पर 2 चीज़ें बताया गया है, जैव और अजैव। जैव मतलब क्या होता है कि वे सभी वस्तुएं जो जीवित हो, और अजैव मतलब क्या होता है जिसमें जान जीव नहीं हो। ठीक है, तो हम में आप में जान है और आप जिस मोबाइल से देख रहे हैं वो क्या है? अजैव है ना।
नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते चले कि नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसको हम लोग दोबारा बना सकते हैं, और अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसको हम लोग दोबारा नहीं बना सकते हैं। जैसे हमारा हो गया नवीकरणीय में जैसे आपका नवीकरणीय में जैसे पवन ऊर्जा हो गया, ठीक है, और सौर ऊर्जा हो गया। अनवीकरणीय मतलब कि आपका जो है कोयला हो गया, उसको हम लोग अभी अगर मान लेते हैं कि अभी कोयला ख़त्म हो गया, पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो अभी वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर थोड़ा सा। तो चलिए यहाँ पर बताया गया निम्न में से किस मृदा की रेगुड़ मृदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रेगुड़ मृदा किसको बोलते हैं? जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा, लाल और पीली मृदा या काली मृदा, ठीक है। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है। 15 नंबर का सवाल जो है, काली मृदा को हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुड़ मृदा कहते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि काली मृदा में कौन सा हम लोग को फसल उगाते हैं, ठीक है, और ये कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में बताया गया है कि जून 1992 में ब्राज़ील के किस शहर की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में आयोजन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कैम्पसो, जॉर्डन, साओ पाउओ, ठीक है, या कुबर्ट परसनाई, या रियो डी जनेरियो, या सलवाल्ड्रो, ठीक है। तो इसका जो है ना कि 1992 में जो ब्राज़ील में सम्मेलन किया गया था, ठीक है, उसमें जो है रियो डी जनेरियो का ज़्यादा वहाँ पे वर्णन किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से भारत किस राज्यों की खनिज और कोयला में प्रचुर भंडार है? कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, ये सारी चीज़ें कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कोयला और खनिज, ठीक है, वो कौन कौन से राज्य है उसका नाम बताना है, ठीक है। तो देखिए सब में तो झारखंड बता दिया गया है और हम भी झारखंड से ही हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि झारखंड में तो पाया ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ और कौन कौन से राज्य हैं ये चीज़ें बताना है। तो झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान, झारखंड, गोवा और असम, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इसका जो है आपका 4 नंबर सही हो जाएगा। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर जो है ना खनिज और कोयला पाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हो गया 17 नंबर। अब 18 नंबर में देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भू क्षेत्र मैदान के रूप में है, ठीक है। 33%, 43, 23 या 53%, ठीक है। भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भू क्षेत्र मैदान के रूप में है, ठीक है, यानी कि खाली क्षेत्र कितना है, ठीक है, भूमि। तो इसका जो है आपका 43% जो है आपका सही हो जाएगा, 2 नंबर, ठीक है। इस प्रकार से अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर प्रश्न में। तो यहाँ पे बताया गया है कि देश का क्षेत्रफल का 27% हिस्सा खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचरण के रूप में किस क्षेत्र में बनाई जाती है? पठारीय, मैदानी, पर्वतीय या इनमें से सभी? तो 19 नंबर का आपका जो है आंसर सही हो जाएगा, पठारीय, ठीक है। 27% हिस्सा जो है खनिज, जीवाश्म ईंधन, वनों और अपर्णों के रूप में किसका क्षेत्र जाना जाता है? पठारीय रूप में, यानी कि 1 नंबर जो है इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर में बताया गया है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। गहन खेती, वन उन्मूलन, ठीक है, और अधिक सिंचाई या अति पशुचारण। अति पशुचारण मतलब कि ज़्यादा जो है ना खेत में जो है पशु जानवर जो है वो चराई का होता है, ठीक है। अधिक सिंचाई मतलब कि ज़्यादा पानी का वहाँ पे खपत होता है, या फिर यहाँ पे गहन खेती या वन उन्मूलन, ठीक है। तो इसका जो है आपका 20 नंबर का सही हो जाएगा, इरिगेशन, यानी कि अधिक सिंचाई के कारण यहाँ पर होते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर निम्न में से किस प्रांत की सीढ़ीदार खोपानी खेती की जाती है? सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो यहाँ पे पंजाब है, ठीक है। दूसरा क्या पे है यहाँ पर? संचरालर और हरियाणा या उत्तर प्रदेश के मैदान में, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है आपका 21 नंबर का प्रश्न का आंसर जो है वो यहाँ पर कौन सा होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। पंजाब, उत्तरांचल, हरियाणा या उत्तर प्रदेश के मैदान, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का मैदान हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका जो है आपका ये, ठीक है, 4 नंबर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भारतीय वन्य जीव अधिनियम, ठीक है, किस वर्ष लागू किया गया था? भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, ये आपको अच्छे से बताना है, ठीक है, कि कब इसको लागू किया गया था। 1950, ठीक है, 1927, 1980 या 1972। तो इसका जो है आपका सही आंसर जो होगा 1972, यानी कि 4 नंबर आपका आंसर
सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको सर्कल कर देते हैं। 1972 में जो है ना भारतीय वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया था। अब आगे बताया गया है कि कौन सा परियोजना सतलुज व्यास बेसिन के जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों में काम आते हैं। दामोदर घाटी परियोजना, भाखर नागल परियोजना और व्यास परियोजना या हुंडरी परियोजना। ठीक है, इसमें से आपका हीराकुंड परियोजना, इसमें से आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, तो 23 का जो है आपको सही आंसर जो है ना आपका भाखड़ा नागल परियोजना जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग अगर पढ़ते रहेंगे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे तो आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रश्न जो है आपको दोस्तों तक पहुंचाने में और आपके एग्ज़ाम में बहुत सारा प्रश्न जो है लड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न जो है दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है। ठीक है, मतलब कि जल की कमी जानते हैं कि यहाँ पे भारत में जो है सॉरी पूरे धरती पर 71% जो है ना वो क्या है, 70% जो है वो जल है और 30% जो है वो भूमि है। ठीक है, तो इसमें से देखिए जल तो है लेकिन पीने योग्य पानी नहीं है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि दुनिया भर में जल की कमी, अब कमी क्यों हो रहा है, कारणों का बढ़ रहा है। तो सूखा के कारण, सिंचाई की बढ़ती मांग के कारण, जल व्यर्थ की बर्बादी या इनमें से सभी। तो देखिए पहला जो है कि सूखा तो पड़ ही रहा है। ठीक है, जहाँ पे पानी नहीं है जैसे राजस्थान वाला क्षेत्र हो गया वहाँ पे तो सूखा हो गया है। सिंचाई की बढ़ती मांग यानी कि जहाँ पे खेती हो रहा है तो वहाँ पे तो पानी की मांग होगा ही। मान लेते हैं कि अगर कोई भी हम लोग पौधा लगाए हैं उसको पानी ही नहीं देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सूख ही जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, जल की व्यर्थ बर्बादी यानी कि कभी कभी देखते हैं ना कि जब ज़रूरत नहीं है तब हमें भी नल को खुला छोड़ देते हैं या फिर कहीं पे अगर पाइप वगैरह फट गया है तो उसका मरम्मत जल्दी से नहीं होता है तो उसका भी पानी का व्यर्थ बर्बादी होता है। यानी कि इसका जो है 4 नंबर आपका सही हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से जो सभी है वो आपका 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर बेल्जियम में 1950 से 1960 के दशक में किन भाषा को बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। ठीक है, तो बेल्जियम में 1950 और 60 के दशक में कौन सा भाषा वहाँ पे लोग बोलते थे और उनके बीच में जो है ना तनाव का बढ़ने लगा था। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंच और डच, ठीक है, डच और जर्मनी, फ्रेंच और सिन्हली और फ्रेंच और जर्मनी। ठीक है, तो इसका जो है 1 नंबर आपका सही हो जाएगा, फ्रेंच और डच के बीच में जो है ना तनाव ज़्यादा बढ़ने लगा था। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। श्रीलंका के अधिक सिन्हली भाषी लोग किस धर्म के लोग मानते थे। ठीक है, श्रीलंका में जो है ना वो सिन्हली भाषी, ठीक है, सिन्हली भाषा बोलते थे, वो ज़्यादातर किस धर्म को मानते थे। पहला हिंदू, दूसरा मुसलमान, तीसरा बौद्ध, चौथा जो है ईसाई। तो इसमें से जो है यहाँ पे देखिए आप लोगों को अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे क्या है, मुसलमान लिखा हुआ है, यहाँ पर हिंदू लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बौद्ध, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ईसाई। ठीक है, ईसाई लिखा हुआ है। तो इसमें से जो है आपका कौन सा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ये आप लोग फटाफट कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि इसका कौन सा होगा। तो यानी यहाँ पर आपका 3 नंबर जो है ना बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादातर वहाँ पर सिन्हली भाषा मानते थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए लोकतंत्र की एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति को स्रोत को किसे माना जाता है। ठीक है, संसद, जनता, राज्य या फिर न्यायालय। ठीक है, यानी कि 27 नंबर का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा जनता। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है सत्ता की भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। जो सत्ता की भागीदारी होता है उसका आवश्यकता कहाँ पर पड़ती है। ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बढ़ते समाज के क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े क्षेत्रों में वो बड़े राज्यों में या प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्यों में या इनमें से सभी। तो सत्ता की जो भागीदारी है वो कहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। तो 28 नंबर का आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देश के क्षेत्र, जाति और आधार पर भी बंटवारा हो जाता है। यहाँ पर क्षेत्रीय विभाजन में बड़े राज्यों में भी होता है। ठीक है, और प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में भी होता है। आय की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न, 29 नंबर में बताया गया है कि निम्न में से किस प्रकार की टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के रूप में ले लेता है, अस्थिरता के रूप में ले लेता है। यानी कि जो है ना अभी हम लोग कोई भी अगर लड़ाई हो रहा है, टकराव हो रहा है तो आगे चल करके वो अक्सर हिंसा यानी कि बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगता है और राजनीतिक आर्थिक स्थिति का रूप ले लेता है। तो पहला यहाँ पे बताया कि लोकतांत्रिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा आर्थिक और चौथा जो है पारंपरिक। ठीक है, तो इसमें से आपका जो सही आंसर जो है वो आपको
कमेंट करना है, जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा। तो इसको हम लोग सामाजिक बोलते हैं, यानी कि सोशल बोलते हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अगला 30 नंबर प्रश्न, संविधान और विभिन्न स्तरों के सरकारों के अधिक अधिकारों की व्याख्या करने की अधिक अधिकार किसे है, ठीक है। न्यायालय को, राष्ट्रपति को, संसद को या प्रधानमंत्री को। संविधान के विभिन्न स्तरों के सरकार की अधिकार की व्याख्या करने की अधिकार किसकी है, ठीक है। न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद या प्रधानमंत्री। 30 नंबर जो है आपका प्रश्न जो है वो आपका हो जाएगा न्यायालय, ठीक है, कोर्ट, ठीक है। कोर्ट यानी कि न्यायालय का आपका अधिकार है कि संविधान के बारे में अधिकारों का व्याख्या करता है, वही चीज़ें, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर बताया गया पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई का महत्वपूर्ण विषय किस सूची में के अंतर्गत रखे गए हैं, ठीक है। पुलिस, व्यापार, ठीक है, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई के महत्वपूर्ण विषय का सूची किसके अंतर्गत रखा गया है। पहला संघ सूची, दूसरा समावर्ती सूची, तीसरा राज्य सूची और चौथा इनमें से सभी। यानी कि जो आपका 31 का है वो आपका सही आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, राज्य सूची के अंतर्गत जो है ना पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि के बारे में और सिंचाई के बारे में वर्णन किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे है केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों की शासन चलाने की विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है। केंद्र शासित, ठीक है। आपको पहले फटाफट से कमेंट करके बताइए कि केंद्र शासित प्रदेश कितना है। यूनियन टेरेटरी, ठीक है, यूनियन टेरेटरी कितने हैं, ठीक है, और स्टेट कितना है, ठीक है। ये चीज़ पहले आप लोग कमेंट करके बताइए। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश और इलाके के शासन चलाने वाले विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है। केंद्र सरकार को, ठीक है। दूसरा में यहाँ पे क्या है, राज्य सरकार को, ठीक है। तीसरा में है यहाँ पर स्थानीय सरकार और चौथा जो है इनमें से सभी, ठीक है। तो जो भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनका जो अधिकार होता है वो केंद्र सरकार के ही पास होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 1 नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियाँ लेकर के स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। जैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसकी जो शक्तियाँ हैं उसको लेकर के हम लोग स्थानीय सरकार को दे देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सत्ता की हस्तांतरण, सत्ता की विकेंद्रीकरण, सत्ता का नवीकरण या सत्ता का दुरुपयोग। तो सत्ता का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, ठीक है, और नवीकरणीय भी नहीं हो रहा है, यानी कि दोबारा बन भी नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर पहला भी नहीं होगा, यहाँ पर सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि उसको बंटवारा किया जा रहा है ना, जो शक्ति है उसको क्या कर दिया जा रहा है, बंटवारा कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है आपका यहाँ पे 2 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न जो है आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है, ठीक है। आर्थिक विकास, आर्थिक मतलब कि पैसा से किसी भी विकास होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियमित रोजगार, स्वतंत्र, बेहतर मजदूर या इनमें से सभी। अगर हम लोग आर्थिक रूप से अगर इसके अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य जो है वो क्या होना चाहिए, तो सभी लोग को रोजगार, नियमित, ठीक है, स्वतंत्रता भी तो है ही, बेहतर मजदूरी और इसमें से इनमें से सभी। तो इसमें से आप लोग को फटाक से जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि सही कौन सा होगा। इसमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। सभी चीज़ें हम लोग को जरूरी है आर्थिक विकास के लिए, ठीक है। आगे जो है आपका 35 नंबर प्रश्न है, भारत में किस राज्य की गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है, ठीक है। सबसे गरीब लोग कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा, मणिपुर या बिहार, ठीक है। तो इसका जो है सही आंसर आपका हो जाएगा बिहार, ठीक है। बिहार में जो है ना ज़्यादातर लोग जो है गरीबी से जूझ रहे हैं। और यहाँ पे बताया गया है अगला प्रश्न जो है 36 नंबर प्रश्न, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः किस क्षेत्रों में देखी जाती है। तो अभी आप लोग को सबसे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेवा क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र। सेवा क्षेत्र हम लोग किसको बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग दूसरे को सेवा देते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो एक सेवा देने का काम हो रहा है, ठीक है। कोई डॉक्टर है, ठीक है, तो लोगों को, मरीजों को ठीक कर रहा है तो वो भी सेवा देने का काम कर रहा है, ठीक है। एक पुलिस है जो सुरक्षा के लिए काम कर रहा है तो वो भी सेवा दे रहा है, ठीक है। संगठित क्षेत्र, ठीक है, कृषि क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब कि सभी समाज के लिए जो भी क्षेत्र है उसी को हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। तो इसका जो है आपका 3 नंबर सही हो जाएगा कृषि क्षेत्र में, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी होता क्या है, इसके लिए आपका जो है ना 2 नंबर क्वेश्चन या 5 नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोग का
एग्जाम में पूछ सकता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर खुली बेरोजगारी में अंतर आपको स्पष्ट करना होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर भारत किस वर्ग में देशों को आता है? ठीक है, निम्न आय में, गरीबी में, विकसित में या कम जनसंख्या में? भारत में तो समझिए कि ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि अभी जो है सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो भारत का ही है। ठीक है, चीन के बाद पहला नंबर पर आ गया है 2021 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ होगा ही नहीं, तो इसको आप काट दीजिएगा। दूसरा क्या है? गरीबी, विकसित या निम्न आय। भारत किस वर्ग में देशों के आता है? तो यहाँ पर जो है ना ये 37 नंबर का जो है आपका लो इनकम यानी कि निम्न आय के यहाँ पर अंतर्गत आता है, यानी कि इसका 1 नंबर जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर जो है 38 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था का विकास को प्रदर्शित करता है? ठीक है, निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था को विशाल को प्रदर्शित करता है? सरल घरेलू उत्पाद, विश्व व्यापार संगठन, विश्व संस्थापक संगठन या विश्व बैंक? तो इसका जो है आपका सरल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग जीडीपी के रूप में से नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जीडीपी। ठीक है, जो अर्थव्यवस्था का विशाल जो है प्रदर्शित करता है वो जीडीपी करता है, सरल घरेलू उत्पाद यहाँ पर प्रदर्शित करता है। 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर, उसके बाद अंतिम पड़ाव है। ठीक है, तो यहाँ पर परिवहन, भंडारण, संचारण, बैंक सेवाएं, व्यापार किसी क्षेत्र के गतिविधियां का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, परिवहन यानी कि किसी भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना। भंडारण मतलब कि बहुत सारा अगर कोई भी चीज़ें हैं तो उसको एक जगह हम लोग जमा करके रखते हैं, तो उसको भंडारण बोलते हैं। संचार यानी कि बातचीत करना, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह बात कर लेते हैं। अभी की मोबाइल के सहायता से हम लोग जो है ना यहाँ से अगर फ़ोन करते हैं वहाँ वीडियो कॉल हो जाता है, तुरंत हम लोग फेस टू फेस बात कर लेते हैं। ठीक है, बैंक मतलब पैसे का लेन देन, एक इंसान से दूसरे इंसान को हम लोग पैसे लेन देन करते हैं। सेवा क्षेत्र है। व्यापार, ठीक है, वही व्यापार हो गया, हम लोग लेन देन का काम करने का व्यापार कहते हैं। और क्षेत्र में गतिविधियां का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या इनमें से सभी? तो 39 का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र। ठीक है, परिवहन ये सब होता है आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब लास्ट जो है अंतिम 40वां प्रश्न है। और कृषि क्षेत्र में श्रमिकों को किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ठीक है, कृषि क्षेत्र में श्रमिकों को किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? स्वच्छ बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी या चक्रीय बेरोजगारी? ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में जो है ना कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसमें अल्प बेरोजगारी यानी कि अल्प मतलब छोटे ना, यानी कि छोटे समय के लिए हम लोग क्या रहते हैं? बेरोजगार रहते हैं, फिर मिलता है काम, फिर बेरोजगार रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका इसका 2 नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जो है हमारा वीडियो एंड होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, तो अगला वीडियो जो है आप लोग किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, 5 नंबर या 2 नंबर, या फिर आपका मैप से रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन चाहिए। तो ये जो है आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि आप लोग का जो सपोर्ट है उसी की वजह से आज जो है चैनल को अच्छे से ग्रो हो पा रहा है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि अभी आपका 10th क्लास है, फिर 9th क्लास का भी अपने भाई बहन के वीडियोस जो है यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस चैनल को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर। आप लोग कमेंट करना ना भूलें।